तलवार का रूप जो है आज वोट है। जिसको वोट दोगे, जिसको वोट की ताकत दोगे, वही ताकतवर हो जाएगा। मैं तो बहुत लंबे समय से 12-13 साल से हर कमजोर किसान, दलित, मजदूर, जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख, मुसलमान सबकी सेवा करने का काम कर रहा हूं। जब भी किसी को मेरी जरूरत होती है, मैं सबसे पहले जाके उनके आंसू पूछने का काम करता हूं, उनको न्याय दिलाने का काम करता हूं। जो नौजवान भाई हमारे यहाँ हैं, उन्होंने देखा होगा कि किस तरह से पिछले लंबे समय से मैंने सरकार से न डर के हर जुर्म जाति के खिलाफ बगावत करके लोगों की सेवा की है, लोगों की आवाज बनने का काम किया है। अभी आपसे बात करते हुए तो मुझे अपने वो किसान भाई याद आए जिनपे अजय कुमार टैनी ने लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ा के जिन किसान भाइयों को कुचलने का काम किया था। सारे नेताओं को रोक दिया। मैं 7 घंटे मोटरसाइकिल चला के उन किसानों के घर तक पहुंचा, उनकी न्याय दिलाने की आवाज को बुलंद किया। मैंने हमेशा अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य को निभाया और मैं समझता हूं जहां लोगों के लिए व्यापार करना, पैसे कमाना, प्रॉपर्टी बनाना, बंगले बनाना, जमीनें खरीदना, उद्योग धंधे लगाना, ये राजनीति है। वहीं मेरे लिए अपने गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़े, आदिवासी और जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज है, उनके आंसू पूछना, उनकी जिंदगी में खुशहाली लाना, उनके साथ जो जुल्म जाती हो रही है उसको रोकना और उनकी ताकत बना के उनको एकजुट रखे, उनको तरक्की की ओर लेके जाना, यही इस बात को मैं राजनीति मानता हूं। और हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने यही सिखाया कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिससे आप सारी समस्या को हल कर सकते हैं। आप महसूस करके देखो, अपने दिल पे हाथ रखो तो आपको महसूस होगा 90% लोग यहाँ वो बैठे हैं जिनके जीवन में समस्याएं हैं, जिनको अगर वो चेक करेंगे तो उनको पता होगा आज भी उनके पास अच्छे मकान नहीं है, खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, और तो और मेहनत मजदूरी भी उनको नहीं मिल रही है। वो गरीबी बेबसी में अपना जीवन जीने के लिए मजबूर है। आप महसूस करके देखो, गरीबों के लगता है जैसे कोई सपने ही नहीं है। यहां बैठे लोगों को प्रैक्टिकल के तौर पे पूछना चाहता हूं, यहां बैठे कितने लोगों ने हवाई जहाज में सफर किया है? कितने लोगों ने हेलीकॉप्टर में सफर किया है? ले जाओ इन्हें, दारू पीने वालों को ले जाओ, जो जिनका दिमाग खराब है इनको दीवान जी ले जाओ, दरोगा जी ले जाओ, बाहर छोड़ के आओ, ये डिस्टर्ब करेंगे सब लोगों को, ले जाओ। ये अच्छा देखो, इधर मेरी तरफ बात सुनो, उनको छोड़ दो, ये तो दरोगा जी अपने आप देख लेंगे। मुझे ये बताओ, ये लोग जिम्मेदार लोग हैं क्या, जिनको ये भी नहीं पता कि हमारे बच्चों का क्या होगा है? जिनको ये भी एहसास नहीं है कि इनके बच्चों का क्या होगा, इनके बच्चों को खाने के लिए रोटी कहां से मिलेगी, उन पे कपड़े कहां से आएंगे, इलाज, बीमार होने पे उनको इलाज की व्यवस्था कहां से होगी, जिनको ये भी एहसास नहीं है, उनको भी अच्छे लोग मानते होंगे। जिम्मेदार ऐसा नहीं होता कि आपने अच्छे कपड़े पहन लिए आप जिम्मेदार हो गए। जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, और लोकतंत्र में जिम्मेदारी का एहसास जागरूक मतदाता को होता है। जो जागरूक लोग हैं, भाई ये पुलिस के लोग क्या कर रहे हैं यहाँ, ये वीडियो बनाने के लिए है क्या? तो देखो, इतना अच्छा गांव है, इतने सभ्य लोग बैठे हैं, माताएं बहनें यहाँ मौजूद हैं, लेकिन चंद लोग जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ में और जो मर्यादा का भी पालन नहीं करते, उन लोगों ने माहौल खराब करने का काम किया। ये तो अच्छा है कि प्रशासन के लोगों ने उनको हमसे दूर कर दिया। मैं आपको ये पूछने के लिए आया हूं और बताने के लिए भी आया हूं कि आज इस देश में जिस तरह का जुल्म, जाति, अन्य अत्याचार किसानों पे, मजदूरों पे, नौजवानों पे, महिलाओं पे और तमाम जाति वर्ग के लोगों पे हो रहा है, उस राजनीतिक व्यवस्था को हमें कमजोर करने की जरूरत है और अपनी ताकत बनाने की जरूरत है। मैं तो देश भर में लंबे समय से हर गरीब कमजोर की लड़ाई लड़ने के लिए घूमता रहता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि सड़क की लड़ाई से बुनियादी अधिकार आपको हम लोग नहीं दिला सकते हैं। बुनियादी अधिकार जो मिलते हैं वो सदन से मिलते हैं, और सदन जो है, जो सदन की ताकत है, वो जनता के दम पे बनती है। जब यहां वोट का अधिकार दिया गया तो ये भी कहा गया कि आज के बाद रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा। जो व्यक्ति मेहनत करेगा, जनता जिसको वोट देगी, वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, वो व्यक्ति राजा बनेगा। जो राजा बनेगा वो गरीबों, कमजोरों का ख्याल रखेगा, उनको सुख सुविधा दिलाने का काम करेगा, उनके आंसू पूछने का काम करेगा। आप अपने मन से पूछ के बताओ मेरी माओ बहनों, आजादी के 75 साल बाद भी क्या बुनियादी सुविधाएं आपको मिल पाई हैं? आज भी इस गांव में
70% मकान ऐसे होंगे जिन मकानों पे प्लास्टर नहीं होगा। ये आपके घर है, मेरे नहीं है। बताओ मैं सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं? भाई मैं तो आज आपके गांव में इस चुनावी इसमें आ गया, लेकिन मैं तो पिछले 11-12 साल से लगातार इस लड़ाई को लड़ रहा हूं। मैंने 16-16 महीने की जेल भी काटी, दिल्ली में 2-2 बार तिहाड़ भी, किसान आंदोलन में भी किसानों के साथ रहा। पहलवान बेटियों को जब अपमानित किया गया, वो बेटियां जो गोल्ड मेडल लेके आई थी उनके सम्मान के लिए भी लड़ा। जब किसानों पे जुल्म जाती हुई तो लखीमपुर खीरी तक लड़ने गया। 13 महीने जब 700 किसान शहीद हुए, उनकी आवाज बनने का काम किया। 2 अप्रैल 2018 में जब दलित समाज के लोगों पर जुल्म किया, उनकी आवाज बनने का काम किया। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जब दलित पिछड़े वर्ग के लोगों का अधिकार छीनने का काम किया, उनकी आवाज उठाने के लिए लड़ा। अभी आज इस देश में कुछ नहीं वो तो अपने लोग समझा रहे हैं। अभी पुलिस की भर्ती आई, आपने देखा होगा कि 48 लाख बच्चों ने फार्म भरे। 400 रुपए एक बच्चे के हिसाब से 200 करोड़ रुपए सरकार के खाते में गए। पढ़े लिखे नौजवानों ने पूरी मेहनत की कि हमें नौकरी मिलेगी, लेकिन जैसे पेपर देके निकले तो उनको पता लगा कि पेपर लीक हो गया है। आप ये बताओ, जो सरकार बहन बेटियों की रक्षा न कर पाए, जो सरकार उनके नेता उनके कर्मचारी पेपर की रक्षा न कर पाए, वो क्या गरीबों को आगे बढ़ने के अवसर दे पाएंगे? कौन जाति धर्म का व्यक्ति सरकार में खुश है? कोई भी नहीं। जो भी सरकार के खिलाफ जाएगा, अपने हक अधिकार की बात करेगा, सरकार के लोग उसी को डंडे से पीट के जेल में भेजने का काम करेंगे, उसी के सामने मुसीबतें पैदा करने का काम करेंगे। लेकिन सरकार अगर मुसीबतें पैदा करेगी तो इस वजह से क्या हम लड़ना छोड़ देंगे? क्या हम संघर्ष करना छोड़ देंगे? क्या हम अपने महापुरुषों के रास्ते को छोड़ देंगे? मैं ये मानता हूं सारी समस्याओं का हल हो सकता है अगर आपकी वोट से चुना हुआ व्यक्ति पार्लियामेंट में जाके आपके क्षेत्र के लिए बोले। आपके क्षेत्र में सच ये है कि अगर आप सुबह अपने घर से गांव इससे निकलो और कस्बे की तरफ जाओ तो सड़कों के ऐसे हाल है कि आप सफेद कपड़े पहन के जाओगे तो काले हो जाएंगे, और अगर काले कपड़े पहन के जाओगे तो सफेद हो जाएंगे। ना आपके क्षेत्र में अच्छा स्कूल है, ना अच्छे कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटियां हैं, ना ही कभी आपके नेता ने जाके वहां बोला पार्लियामेंट में कि जब हरिद्वार में उद्योग धंधे लग सकते हैं तो नगीना क्षेत्र में भी उद्योग धंधे लग के लाखों बहन बेटियों को, लाखों भाइयों को, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लोगों को रोजगार की व्यवस्था हो सकती है। जब आपका नेता जाके वहां बोलता तो शायद सरकार इस क्षेत्र के बारे में सोचती। आप ये महसूस करो कि यहां एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है सरकारी जहां गरीबों का आसानी से इलाज हो जाए। आप ये महसूस करके बताओ, क्या कभी आपने किसी नेता को सुना जो पार्लियामेंट में जाके किसने कहा हो कि उस क्षेत्र में एम्स जैसे हॉस्पिटल की जरूरत है कि गरीबों का भी इलाज आसानी से हो जाए? आज किसी दफ्तर में चले जाओ, जब आप दफ्तर में जाओगे तो आपकी परेशानी बाद में सुनेगा अधिकारी कर्मचारी। पहले आपको कहेगा कि आपकी जेब में कुछ पैसे हैं या नहीं है। छोटे छोटे कामों के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। तो फिर ये बताओ, जब इन सरकारों को हम टैक्स देते हैं तो ये सरकारें काम हमारा क्यों नहीं करती? ऐसा लगता है जैसे सरकार सिर्फ पैसे वालों की हो और पैसे वालों के प्रति समर्पित हो। यही इसका अगर हम प्रैक्टिकल उदाहरण देखें तो आप देखो, 350 रुपए का सिलेंडर 1150 रुपए का सरकार ने दिया। ये इतना विकास पिछले 6-7 साल में हुआ। 120-30 रुपए का आने वाला बिजली का बिल मीटर लगा के 500-700 रुपए का करने का काम, गरीबों की जेब काटने का काम इस सरकार ने किया। और तो और जो खाद्य पदार्थ है, जो 50-60 रुपए का, 65 रुपए का, 70 रुपए का आता था सरसों का तेल, आज वो 200 रुपए का आता है। जो 20 रुपए की दवाई आती थी वो 100 रुपए की आती है। और अगर अपने जीवन को इसमें निर्धारण करना चाहते हो तो बताओ, यहां से कस्बे में कौन से में जाते हो? आप किरतपुर जाते हो, नगीना जाते हो? किरतपुर। तो ये बताओ, आज किरतपुर जाने के लिए कितने पैसे लगते हैं? 20 रुपए। अब से 5 साल पहले कितने पैसे लगते थे? तो यानी कि खर्चा तो, महंगाई तो 4 गुना बढ़ गई, क्या आमदनी 4 गुना बढ़ी? आज आप महसूस करो, पहले तो मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है गांव देहात में, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको, और फिर मिलता भी है तो 20-25 दिन मिलता है। आप ये बताओ, खर्चा तो रोजाना है। तो 20-25 दिन अगर काम मिलेगा तो बाकी 300-350 दिन हम लोग क्या करेंगे? अब पहले तो मजदूरी भी हम लोग कर लेते थे, लेकिन अब तो मजदूरी भी खत्म हो गई, क्योंकि जो काम
10 लोग मिलकर करते थे, वो मशीन 2 घंटे में कर देती है। आज मजदूरों की जरूरत ही खत्म हो गई है। आने वाले कल में हम इस देश में हाथ नहीं फैलाएंगे तो करेंगे क्या। अब भी समय है कि हमें अपनी समस्याओं के हल के लिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से उखाड़ के अपने काम करने वाले, अपने बीच के लोगों को मौका देके उनको ताकत देनी चाहिए। और मैं तो आपसे कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी के सगे नहीं है। इन्होंने सबको जुल्म जाति अन्याय अत्याचार सहने के लिए मजबूर किया। जब भी कोई अपने हक अधिकार मांगने जाता हो, चाहे वो आशा कार्यकर्ता हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे नौजवान हो, ये सबको लाठियों से पीट के जेल भेजने का काम करते हैं। वो किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, उसके साथ जुल्म जाति करते हैं। और तो और ये अडानी अंबानी को इस देश को बेच के इस देश के लोगों को आजादी से पहले जैसा समय, गुलामी का समय ले जाने की तरफ चाहते हैं। हमें इस देश को बचाने के लिए इस देश के संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। और संविधान की रक्षा तभी कर सकते हैं जब हम इनको सत्ता से कमजोर करेंगे। सोचो, जब ये सत्ता में बैठे रहेंगे तो फिर हम कैसे जो है इनको कमजोर कर पाएंगे। पहले हमें इनको सत्ता से हटाना पड़ेगा और फिर हमें अपने लोगों को सत्ता में बिठा के पॉलिसी बना के लाभ देना पड़ेगा। जैसे जो 500 रुपए की पेंशन मिलती है महिलाओं को, जो वृद्धा को, विकलांग को और विधवा को मिलती है, आप ही बताओ, सरकार कहती है कि 500 रुपए में एक महीना कोई बुजुर्ग महिला अपना घर का खर्चा चला सकती। क्या संभव है? तो फिर ये 500 रुपए देके, एक टुकड़ा देके हमारे साथ मजाक जैसा क्यों करती है? जब ये 500 रुपए पेंशन महिलाओं के लिए करते हैं तो ये अपने लिए 500, नेता अपने लिए 500 रुपए पेंशन क्यों नहीं करते महीने की भाई? क्यों भाई? जब ये जाम जनता को कहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में बहुत अच्छा इलाज है तो ये प्राइवेट में क्यों जाते हैं भाई? इनको भी सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। जब ये कहते हैं सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो रही है तो अपने बच्चों को विदेश में क्यों पढ़ाते हैं? इनको भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। ये सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल और ये 500 रुपए पेंशन तो हमें देते हैं और अपने आप 60,000 रुपए पेंशन लेते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि इन अमीरों के भरोसे हमारी जिंदगी में बदलाव नहीं हो सकता। अगर हमें अपनी जिंदगी में बदलाव करना है, बहन बेटियों को सम्मान का जीवन चाहिए। और क्योंकि मैं तो महापुरुषों को पढ़ता रहता हूं, सदगुरु रविदास जी महाराज ने भी ये बात कही कि रविदास मानुष करी बसन्नु सुकर है दो ठाव, एक सु स्वराज माही दूसर मरगट गांव। कि अगर सुख शांति का जीवन चाहिए तो अपना राज लाओ। जिनका राज नहीं होता उनके हाथ फैले होते हैं, जिनके हाथ फैले होते हैं उनको मांगने वाला कहता है और मांगने वाला भिखारी होता है। भिखारी कभी राज नहीं करता। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, आपने सबको मौका दिया, वो लोग वोट लेके अपने घरों में जाके बैठ गए 5 साल। अब ईमानदार से बताओ, 5 साल पहले जिसको आपने वोट दिया था, क्या वो 5 साल में आपको कभी दिखाई दिया? क्या उसने किसी समस्या के लिए आपकी आवाज उठाई? तो भाई जो वोट लेके आपको मिले भी नहीं, एक तरफ वो लोग हैं जो पैसे वाले तो हैं लेकिन काम नहीं करना चाहते, और एक तरफ चंद्रशेखर आजाद है जो 24 घंटे 7 दिन आप लोगों की सेवा में खड़ा रहता है, हर आदमी की आवाज बनने का प्रयास करता है, हर बहन बेटी के सम्मान की रक्षा करने के लिए लड़ता है। हाथरस की घटना आपको याद होगी कि जिस तरह से हाथरस में हमारी वाल्मीकि समाज की बेटी को पहले अपमानित किया और फिर उसको कचरे की तरह पेट्रोल डाल के जला दिया और पूरी सरकार ने मजाक उड़ाया। भाई अगर ये जुल्म जाति सहते रहना है फिर तो कोई बात नहीं। जिस तरह से अभी 10 दिन पहले दिल्ली में सरकार के इशारे पे नमाज पढ़ रहे मुस्लिम भाइयों को लात के लोगों ने सरकार के इशारे पे किया। आप ये बताओ, ये कोई जिंदगी है?